Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. So today we are going to discuss about occupational diseases. आज के लेक्चर में हम occupational diseases के बारे में पढ़ेंगे. बेसिकली occupational diseases जो हैं ऐसी बीमारियों को कहा जाता है जो किसी वर्क प्लेस पे वर्किंग की वजह से जहाँ पे आप कोई जॉब करते हैं तो उस जॉब की जगह पर कुछ फैक्टर्स की वजह से जो डिज़ीज़ डेवलप होती है आपके अंदर तो उसको हम ऑक्यूपेशनल डिजीज़ कहते हैं. तो आज के लेक्चर में हम ऑक्यूपेशनल डिजीज़ को डिस्कस करेंगे. देन फर्दर ऑक्यूपेशनल डिजीज़ में देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऑक्यूपेशनल डिजीज़ जो है वो डेवलप होती है. देन ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ऑक्यूपेशनल डिजीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं और उनमें कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से ऑक्यूपेशनल डिजीज़ जो है वो डेवलप हो रही है. देन एट द एंड कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो हम अगर फॉलो करें तो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ से बचा जा सकता है. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ऑक्यूपेशनल डिजीज़ काज्ड बाय वर्क और वर्क इन्वायरमेंट. तो ऐसे डिजीज़ ऐसी बीमारियां जो कि पैदा होती हैं बाय वर्क काम करने से और वर्क इन्वायरमेंट या उस इन्वायरमेंट में जहाँ पे वो कोई काम हो रहा है तो उसकी वजह से जो डिजीज़ डेवलप होगी उसको हम ऑक्यूपेशनल डिजीज़ कहेंगे. एनी क्रॉनिक डिजीज़ दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ वर्क और ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी. या इसको हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कोई क्रॉनिक कहते हैं बहुत कदीमी या बहुत जो काफ़ी देर से चल रही हो या काफ़ी टाइम हो गया हो जिस डिज़ीज़ को, उस डिज़ीज़ को हम क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं. तो एनी क्रॉनिक डिजीज़ दैट अकर एज अ रिज़ल्ट ऑफ वर्क जो कि वर्क की वजह से जो है वर्क काम करने की वजह से डेवलप हो और ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी या उस काम करने की वजह से वहाँ पे जो काम हो रहा है उस काम के नतीजे में जो डिफरेंट फैक्टर्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो जो है वो पोल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं. उस काम की वजह से जो है उस ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी की वजह से जो है वो वहाँ पे जो वर्कर हैं तो वर्कर्स को जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो फेस करेंगे और डिफरेंट जो है उनमें ऑक्यूपेशनल डिजीज़ जो हैं वो डेवलप होंगी. तो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ बेसिकली इन बीमारियों को कहा जाता है जो कि कोई काम करने या काम की जगह पर जो है वो जो वर्कर्स जो काम कर रहे होते हैं तो उस काम करने की वजह से जो डिजीज़ डेवलप होंगी उनको हम ऑक्यूपेशनल डिजीज़ कहेंगे. ऑक्यूपेशनल डिजीज़ अकर अमंग वर्कर्स exposed to physical, chemical, biological और psycho social factors in workplace. occupational disease basically जो हैं अकर अमंग वर्कर्स ये मोस्टली जो हैं वो वर्कर्स में डेवलप होती हैं. एक्सपोज्ड ऐसे वर्कर्स में जो एक्सपोज्ड होते हैं टू फिजिकल किसी फिजिकल जो है फैक्टर से जो है वो एक्सपोज्ड होते हैं और केमिकल या किसी केमिकल से जो है वो एक्सपोज्ड होते हैं और बायोलॉजिकल और साइको सोशल फैक्टर इन वर्क प्लेस. तो वर्क प्लेस जहाँ पे कोई काम हो रहा है तो वहाँ पे जो है वो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और साइको सोशल फैक्टर्स की वजह से जो डिज़ीज़ प्रोड्यूस होगी वो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ में आएगी. और मोस्टली जो ये डिजीज़ हैं ये अमंग वर्कर्स ऐसे वर्कर्स जो काम कर रहे होते हैं उस जगह पे तो उनमें जो है ये डेवलप होती है. इन सम सिचुएशंस में आल्सो अकर अमंग द जनरल कम्युनिटी as a consequence of contamination of environment from the workplace. तो इन सम सिचुएशन इसमें कुछ ऐसे सिचुएशंस भी हैं जिसमें जो है ये जनरल कम्युनिटी में भी ये डिजीज़ जो हैं वो डेवलप कर सकती हैं. क्यों डेवलप करेंगी? एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंटेमिनेशन की वजह से. किस चीज़ की कंटेमिनेशन? इन्वायरमेंट. अगर इन्वायरमेंट वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट ठीक नहीं है तो उस इन्वायरमेंट में जब जनरल पॉपुलेशन या जनरल कम्युनिटी के जो लोग होंगे जब वो वहाँ से गुजरेंगे जब उनका एक्सपोजर होगा तो उनमें भी जो है आम जनरल कम्युनिटी में भी ये डिजीज़ जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं. इसकी एग्जांपल जो है वो लेड पॉइजनिंग है और पेस्टिसाइड्स. लेड पॉइजनिंग या पेस्टिसाइड्स में जब हम पेस्ट को किल करने के लिए कोई स्प्रे वगैरह करते हैं पेस्टिसाइडर जो है वो हम किसी फील्ड पे हम जो है वो गिराते हैं तो उसकी वजह से जो एयर होती है वो एयर जो है वो प्ल्यूट हो जाती है. एयर में पेस्टिसाइड्स की जो फ्यूम्स हैं वो आ जाती हैं और जब वो फ्यूम्स कोई हेल्दी पर्सन
जब वो पर्सन जो वहाँ से गुजर रहा होगा वो इनहेल करेगा तो उसमें भी जो है वो पेस्टिसाइड्स की जो है पॉइजनिंग हो सकती है। तो पेस्टिसाइड्स की वजह से जो है वो वाटर पोल्यूशन भी हो सकती है, और ऐसा वाटर जिसके अंदर पेस्टिसाइड्स होंगे तो वो अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल इनहेल करता है तो उसके अंदर भी पेस्टिसाइड्स की जो है वो पॉइजनिंग हो सकती है। occur in varying time frames from इंस्टेंटेनियस डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स टू ग्रेजुअल डेवलपमेंट। अब अगर इसमें हम बात करें कि सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स जो है वो वेरी करती हैं विद टाइम फ्रेम के साथ साथ जो सिम्टम्स हैं वो वेरी करती हैं, चेंज होती हैं। फ्रॉम इंस्टेंटेनियस डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स, या तो जो सिम्टम्स होंगी वो अचानक से ही उसी वक्त जो होंगी वो डेवलप हो जाएंगी, टू ग्रेजुअल, या जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उनकी डेवलपमेंट होगी। इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस एक्सपोजर टू केमिकल सच एज क्लोरीन और अमोनिया गैस। इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस में जो है अगर एक्सपोजर होता है किसी पर्सन का टू केमिकल्स के अंगेंस्ट जो एक्सपोजर होता है सच एज क्लोरीन, जैसे कि क्लोरीन गैस है या अमोनिया गैस है, तो उसमें जो होगा रिएक्शन वो इंस्टेंटेनियसली उसी वक्त जो होगा वो रिएक्शन आएगा, उसी वक्त उसमें सिम्टम्स जो होंगे वो शो हो जाएंगे। अ डिले ऑफ सम 6 to 12 hours with fumes of एरोसोलाइड जिंक। तो एरोसोल जिंक के अगर एरोसोल हैं जिंक के एरोसोल्स के जो फ्यूम्स हैं बेसिकली अगर वो कहीं पे हैं और किसी पर्सन का जो है वो एक्सपोजर होता है तो उसमें जो है वो एक डिले, थोड़ा सा डिले आएगा सिम्टम्स में, और 6 to 12 आवर्स के बाद जो होंगी वो सिम्टम्स वो अपेयर होंगी। अ डिले ऑफ वीक टू मंथ्स, या इसमें जो है वीक्स टू मंथ्स तक भी जो है ये डिले हो सकता है विद लेड पॉइजनिंग। अगर किसी को लेड पॉइजनिंग होती है तो उसमें जो सिम्टम्स होंगे, सिम्टम्स जब शो होंगे तो शो होने तक का जो टाइम है वो वीक्स टू मंथ्स तक जो है वो जा सकता है। डिले ऑफ डिकेड्स विद ऑक्यूपेशनल कार्सिनोजेंस। इसी तरह से जो है वो डिकेड्स में काफ़ी अरसे तक, काफ़ी लंबे अरसे तक जो है वो सिम्टम्स जो हैं वो डेवलप नहीं होंगी, उनमें डिले होगा। विद ऑक्यूपेशनल कार्सिनोजेंस, अगर कोई कार्सिनोजेंस है, कार्सिनोजेंस बेसिकली आप लोगों को भी पता है कि कार्सिनोजेन जो है, जो कैंसर जो है वो डेवलप होने में काफ़ी टाइम लेता है, तो उसको जो है उसके जो सिम्टम्स आने में काफ़ी टाइम पीरियड जो है वो लग जाता है। तो इसलिए जो है वो डिले ऑफ डिकेड्स विद ऑक्यूपेशनल कार्सिनोजेंस, अगर कार्सिनोजेंस का एक्सपोजर हुआ है, कार्सिनोजेंस बेसिकली कैंसर काजिंग एजेंट्स हैं, कैंसर काजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। तो ऑक्यूपेशनल कार्सिनोजेन से अगर किसी का एक्सपोजर होता है तो उसमें जो है वो सिम्टम्स आने में काफ़ी टाइम पीरियड उसमें लगता है। इवन द फाइंडिंग ऑफ द congenital malformations in children whose parents may have been exposed to the hazardous material। तो इसमें कहता है कि इवन जो है ये फाइंडिंग जो है वो कंजेनिटल भी हैं, कंजेनिटल माल फॉर्मेशंस भी हो सकती हैं। ऐसे पेरेंट्स जो कि ऑलरेडी जो हैं वो इन ख़तरनाक डेंजरस मटेरियल से एक्सपोज हुए थे, तो उनमें तो बेसिकली ये सिम्टम जो है वो डेवलप नहीं हुई, और एक काफ़ी जो है डिले तक ये सिम्टम्स जो हैं वो शो नहीं हुई, और तब आगे जाकर जो है वो कंजेनिटल मेल फॉर्मेशंस जो हैं वो प्रोड्यूसिंग। कंजेनिटल मेल फॉर्मेशन बेसिकली जो है एक पेरेंट्स को एक्सपोजर हुआ, देन उनकी आगे फर्दर जो उनके जो बच्चे होंगे तो उन बच्चों में जो है वो मेल फॉर्मेशन जो हो सकती है, और ऐसी मेल फॉर्मेशन जिनको जो हेरिडिटी हो उसको हम कंजेनिटल कहते हैं। बेसिकली जो कंजेनिटल डिजीज़ हैं ये रन करती हैं फैमिलीज़ में, बाप से जो है वो बेटे में, देन बेटे से आगे उसके बेटे में जो है इस तरह ये चल रही होती हैं। तो इवन इनके जो सिम्टम्स हैं वो इतने डिले हो सकते हैं कि एक जनरेशन जो है वो एक्सपोज हुई थी तो दूसरी जो जनरेशन आएगी उसमें जाकर ये सिम्टम्स जो होंगे वो शो होंगे। सो डेथ्स फ्राम सच डिजीज डिफ़िकल्ट टू इनैमोरेट। तो ऐसी डिजीज़ जो हैं उनको जो है वो बयान करना, जो उनके बारे में बताना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। देन हैज़र्ड्स एंड एग्जाम्पल। हैज़र्ड्स देखते हैं। हैज़र्ड्स अगर फिजिकल हैज़र्ड्स की बात करें तो उसमें जो है वो नॉइज़ है, शोर है, वाइब्रेशन है, देन रेडिएशन है एंड हीट। तो नॉइज़, वाइब्रेशन, रेडिएशन एंड हीट आर द फिजिकल हैज़र्ड्स। देन केमिकल में डस्ट आता है, हैवी रिएक्टिव मेटल्स हैं, सॉल्वेंट्स हैं, गैसेस हैं एंड फ्यूम्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये केमिकल हैज़र्ड्स में आती हैं।
देन बायोलॉजिकल में ह्यूमन टिश्यू और बॉडली फ्लूइड्स लाइक ब्लड काजिंग हेपेटाइटिस बी सी एच आई वी एड्स। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में बेसिकली जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में ऐसी चीज़ें हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से कोई हैज़र्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, या उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के टिश्यू की वजह से या उसके बॉडली फ्लूइड की वजह से फर्दर जो है आगे कोई डिजीज़ प्रोड्यूस हो रही है। तो बायोलॉजिकल जो फैक्टर है या बायोलॉजिकल हैज़र्ड है उसमें हम ह्यूमन टिश्यू लेते हैं। ह्यूमन टिश्यू की वजह से भी एक ह्यूमन टिश्यू जो है वो एबनॉर्मल है या उसमें कोई डिजीज टिश्यू है, तो उससे जो है आगे फर्दर किसी दूसरे जो हेल्दी इंडिविजुअल है उसको जो है वो चांसेस हैं कि वो भी डिजीज़ डेवलप कर सकता है। बॉडली फ्लूइड्स में मोस्टली जो है वो हेपेटाइटिस बी सी एच आई वी। अगर एक जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हो या एक एक ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज हो और ब्लड जो है ऐसे पेशेंट से निकाला जाए या किसी भी तरह से वो ब्लड जो है किसी हेल्दी पर्सन में जो है ट्रांसफ़र हो, तो हेपेटाइटिस बी सी या एच आई वी जो है इन्फेक्टेड पेशेंट से हेल्दी पेशेंट में जो है वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। माइक्रोबियल पैथोजन, तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में माइक्रोबियल पैथोजन भी इंक्लूड हैं काजिंग एंथ्राक्स। जो एंथ्राक्स भी जो है वो डिजीज़ है, एंथ्राक्स एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो एंथ्राक्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। टीबी ट्यूबरक्लोसिस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ब्रूसिलोसिस भी जो है वो एक एनिमल बॉर्न डिजीज़ है, तो ये भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। एस्थमा एंड टेटनस, एस्थमा भी हो सकता है या टेटनस भी जो है ये हो सकता है। तो क्लस्ट्रीडियम टेटनी जो है बेसिकली एक बैक्टीरियम है जो टेटनस काज करती है। एनिमल प्रोडक्ट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एग्जांपल जो है मॉस्किटो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट्स जो हैं जिसमें बर्ड्स है, इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स में जो है मॉस्किटो है, मॉस्किटो आपको पता है मलेरिया काज करता है। तो ये सारे बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हैं। देन एयर कंटामिनेंट्स की बात करें तो particulate, dust, fumes, mist, then aerosols, fibers, गैस एंड वेपर्स। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एयर कंटेमिनेंट्स में आती हैं और एयर कंटेमिनेंट्स की वजह से भी जो है वो डिजीज़ प्रोड्यूस हो सकती हैं। देन मैकेनिकल और एर्गोनोमिक या मैकेनिकल में लिफ्टिंग एंड हैंडलिंग। तो अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, कोई एक बंदा जो है एक पर्सन कहीं पे काम कर रहा है, तो वो कोई चीज़ उठाता है, लिफ्टिंग या हैंडलिंग, या वो कोई चीज़ जो है वो डीलिंग कर रहा है, हैंडल कर रहा है, वो कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। तो उस इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से भी जो है उसको कोई मैकेनिकल जो इंजरी है वो हो सकती है। या लिफ्टिंग बहुत वजनी कोई चीज़ उठा रहा है तो उसकी वजह से भी जो है वो मैकेनिकल इंजरी हो सकती है। तो मैकेनिकल जो है ये भी हैज़र्ड में आएगा। देन पोअर पोस्चर, अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है तो ये भी मैकेनिकल हैज़र्ड में आएगा। देन पोअर इक्विपमेंट और वर्क प्लेस डिज़ाइन, अगर आपका जो है वो इक्विपमेंट ठीक नहीं है, आपका इक्विपमेंट जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, और वर्क प्लेस डिज़ाइन, अगर आपका जो वर्क प्लेस का डिज़ाइन है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, तो ये चीज़ भी जो है वो मैकेनिकल हैज़र्ड में आ सकती है। देन साइको सोशल हैज़र्ड में ऑर्गेनाइजेशनल साइको सोशल फैक्टर्स हैं, हाई डिमांड एंड लो कंट्रोल, वायलेंस एंड वर्बल अब्यूज़, then long working, shift working, night working, burn out due to long working hours, exposure to unnecessary tobacco or smoking। तो साइको सोशल जो फैक्टर्स हैं या हैज़र्ड्स हैं उनमें जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो इंक्लूड हैं, जिसमें हाई डिमांड, अगर आप कहीं पे जाते हैं, आपकी अच्छी एजुकेशन है, आप हाई डिमांड करते हैं और आपको जो है इन रिस्पॉन्स जो है आपको वो लो सैलरी जो है वो ऑफ़र की जाती है, तो ये भी एक साइको सोशल हैज़र्ड है। देन वर्बल अब्यूज़, अगर वहाँ पे जो है वो आप किसी को या कोई आपको जो है वो वर्बल अब्यूज़, आपको गालियाँ देता है या आपको जो है वो बुरा भला कहता है, तो ये भी साइको सोशल हैज़र्ड में आता है। देन वायलेंस, आप पे जो है वो तशद्दुद किया जाता है या किसी पर्सन पे तशद्दुद किया जाता है, मारपीट की जाती है, तो ये भी साइको सोशल हैज़र्ड में है। देन लॉन्ग वर्किंग, शिफ्ट वर्किंग, नाइट वर्किंग, बर्न आउट ड्यू टू लॉन्ग वर्किंग आवर्स। तो ये सारी चीज़ें अगर एक पर्सन से जो है वो काफ़ी देर तक काम लिया जा रहा है तो वो बर्न आउट हो सकता है, और वो जो है बर्न आउट होकर वो साइको सोशल हैज़र्ड जो है वो उसमें इंक्लूड है।
देन नाइट वर्किंग, अगर नाइट आपकी ड्यूटी लगती है तो वो भी एक जो है साइको सोशल हैज़र्ड है, उसकी वजह से भी जो है वो आप साइकोलॉजिकली जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। देन डिजीज़ इन लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो अब इंडस्ट्रीज़ में अगर हम बात करें डिजीज़ की, तो उसमें एक लार्ज स्केल डिजीज़ हैं, एक स्मॉल स्केल डिजीज़ हैं। तो गैसेस की वजह से जो है वो गैस पॉइजनिंग हो सकती है। देन इनऑर्गेनिक डस्ट, गैसेस में जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में गैसेस प्रोड्यूस हो रही होती हैं, डिफरेंट जो एनालाइज़र हैं, ये डिफरेंट जो है वो मशीनरी है, वहाँ से गैस प्रोड्यूस हो सकती है। और गैस अगर एक पर्सन जो है वो मुसलसल उस इन्वायरमेंट में काम करता है तो उसको गैस पॉइजनिंग हो सकती है। देन इनऑर्गेनिक डस्ट में कोल डस्ट है, अगर कोई जो अगर एक पर्सन जो है वो कोयले की फैक्ट्री में या कोयले की कान में काम करता है तो उसमें जो है वो एंथ्रा एंथ्राकोसिस जो है एक डिजीज़, जिसमें जो है आपके लंग्स में बहुत ज़्यादा कार्बन जो है वो उसकी एक एमुलेशन हो जाती है, तो ये डेवलप हो सकती है। देन सिलिकोसिस में भी बेसिकली जो है वो सिलिका जो है वो आपके लंग्स में उसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। देन एस्बेस्टोसिस में भी जो है एस्बेस्टोस की जो कंसनट्रेशन है, उसके एकमुलेशन है, वो आपके लंग्स में हो सकते हैं। देन आयरन में जो है सिट्रोसिस है, आयरन की अगर बॉडी में जो है वो कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो उसमें सिट्रोसिस जो है डिजीज़ डेवलप हो सकते हैं। देन ऑर्गेनिक डस्ट में केन फाइबर्स हैं, केन फाइबर्स हो सकते हैं या कॉटन डस्ट हो सकती है। तो कॉटन डस्ट या केन फाइबर से जो डिजीज़ डेवलप होगी उसे हम बेगोसोसिस कहेंगे। देन कॉटन डस्ट की वजह से जो डिजीज़ डेवलप होगी उसको हम बाइसिनोसिस कहेंगे। देन एस्थमा अमंग पर्सन एक्सपोज टू ऑर्गेनिक डस्ट, तो ऐसे पर्सन जो एक्सपोज्ड होते हैं या जो ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक डस्ट होता है तो उनमें एस्थमा जो है वो डेवलप हो सकता है। देन केमिकल्स की वजह से जो है बर्न हो सकते हैं, डर्माटाइटिस हो सकती है, कैंसर हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती है। मेटल में जो है लेड, मर्करी, आर्सेनिक, क्रोमियम काज पॉइजनिंग। तो अगर इन मेटल्स की जो है हमारी बॉडी में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, क्यों ज़्यादा हो जाए, अगर हम ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे ये मेटल ज़्यादा हैं, इनसे जो है एक्सपोजर हमारा इन मेटल्स से ज़्यादा है, तो ये मेटल जो हैं वो इनकी पॉइजनिंग हो सकती है। देन इंडस्ट्रियल न्यूरोसिस है, हाइपरटेंशन जो है वो भी एक ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है। देन पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है, एक्सेट्रा। देन वर्क रिलेटेड स्ट्रेस की बात करें, एक्सेसिव वर्किंग टाइम एंड ओवर वर्क। अगर किसी पर्सन पे से आप जो है वो बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, इसे ओवर वर्क कहते हैं, तो बर्नआउट हो सकता है। एक्सेसिव वर्किंग टाइम है, आपकी जो ड्यूटी आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा, आप किसी पर्सन से ड्यूटी जो है वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो भी जो है वो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है। और वर्क रिलेटेड स्ट्रेस जो है वो भी एक जो है ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है। देन वायलेंस की बात करें फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर कहीं पे कुछ स्ट्राइक वगैरह हो सकती है तो उसकी वजह से जो है वो वायलेंस जो है वो वायलेंस भी फेस किया जा सकता है। देन बुलिंग जो है इमोशनल और वर्बल अब्यूज़ है। एक बेसिकली जो बुलिंग है, एक ग्रुप मिलकर किसी एक पर्सन को टारगेट करे, उसकी जो है वो हुटिंग करे या उसको जो है बुरा भला कहे, तो उसको हम बुलिंग कहते हैं। तो बुलिंग जो है वो इमोशनल एंड वर्बल अब्यूज़, ये भी बेसिकली जो है एक वर्क रिलेटेड जो है वो बेसिकली जो है ये एक ऑक्यूपेशनल डिजीज़ में आ सकता है। देन सेक्सुअल हरासमेंट भी इसी कैटेगरी में फॉल करती है। मोबिंग है, मोबिंग भी बेसिकली बुलिंग एंड मोबिंग में जो डिफरेंस है, बुलिंग में ये है कि आपने किसी को बुरा भला कहा, एंड मोबिंग में ये है कि एक जो ग्रुप है वो मिलकर किसी एक पर्सन को टारगेट कर रहा है, उसको जो है वो बुरा भला कह रहा है, तो मोबिंग जो है वो भी इस कैटेगरी में फॉल करती है। बुलिंग में बेसिकली एक पर्सन जो होगा दूसरे पर्सन को टारगेट करेगा, और मोबिंग में एक ग्रुप मिलकर किसी एक पर्सन को टारगेट करेगा। देन बर्नआउट जो वो किसी भी वजह से हो सकता है, एक्सेसिव वर्कलोड की वजह से भी हो सकता है। देन लॉन्ग ड्यूटी आवर्स की वजह से भी हो सकता है, नाइट ड्यूटी की वजह से भी बर्नआउट हो सकता है। एक्सपोजर टू अनहेल्दी एलिमेंट्स, तो एक्सपोजर अगर है आपका किसी अनहेल्दी एलिमेंट से, जैसे टोबैको है, अनकंट्रोल्ड अल्कोहल है, अल्कोहलिज्म हो रही है, वहाँ पे अल्कोहल इनटेक किया जा रहा है, तो ये भी
जो है वो हैज़र्ड में इंक्लूड है। देन हीट हाइपर पायरेक्सिया, हीट एग्जॉशन, देन ऑक्यूपेशनल कैटरैक्ट, माइनर निस्टैगमस। तो ये डिजीज़ हैं डिफरेंट, ये भी ऑक्यूपेशनल डिजीज़ में जो है वो इंक्लूड या फॉल करती हैं। देन प्रेशर, प्रेशर में एयर एम्बोलिज्म है, ब्लास्ट एक्सप्लोजन, अगर कहीं पे आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें एक्सप्लोजन की वजह से वहाँ पे कोई जो है वो एक्सप्लोजन या वहाँ पे कोई धमाका हो सकता है, तो उसके नतीजे में भी जो है वो डिजीज़ जो है ऑक्यूपेशनल डिजीज़ डेवलप हो सकती हैं। ऑक्यूपेशनल डेफनेस है, अगर तो आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, तो उसकी वजह से भी जो है वो ऑक्यूपेशनल डेफनेस हो सकती है। बहरापन जो है उस पर्सन में वो डेवलप कर सकता है। देन म्यूकोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, म्यूकोस्केलेटल डिसऑर्डर्स की बात करें, कैन अफेक्ट द बॉडी मसल्स। तो म्यूकोस्केलेटल में बेसिकली जो है वो हमारे मसल्स म्यूको म्यूकोलोस्केलेटल म्यूकोलो बेसिकली जो है वो हम कहते हैं मसल्स को, स्केलेटल कहते हैं हमारी जो बोन्स हैं। तो डिसऑर्डर्स इसमें बेसिकली जो डिसऑर्डर्स हैं वो मसल्स की हैं, जॉइंट्स की हैं और बोन्स की हैं। कैन अफेक्ट बॉडी मसल्स, तो इनमें जो है वो बॉडी मसल्स को बॉडी मसल जो है उन पे अफेक्ट पड़ सकता है, जॉइंट्स पे, टेंडन्स पे, लिगामेंट्स पे एंड नर्व्स पे। और बेसिकली जो है ये फिजिकल हैज़र्ड में आता है। फिजिकल हैज़र्ड में अगर कोई पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठा लेता है, या उससे जो है फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है, तो उसके मसल डिस्टर्ब हो सकते हैं, जॉइंट्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, टेंडन्स डेवलप जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, लिगामेंट्स भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, एज वेल एज बैक, उसकी जो है वो बैक बोन भी डिस्टर्ब हो सकती है, नेक, शोल्डर, अपर लिम्स, लेस ऑफन दे अफेक्ट द लोअर लिम्स। और जो लोअर लिम्स हैं वो बेसिकली अपर लिम्स में बेसिकली हमारे पास आर्म्स आ जाती हैं, शोल्डर आ जाता है, तो नेक देन बैक जो है ये हमारे अपर लिम्ब में है। तो ये मोस्टली जो है ये इन्फेक्ट होती है, ये मोस्टली जो है ये टारगेट ज़्यादा की जाती है, इसमें जो है इंजरीज़ हैं वो ज़्यादा देखी गई हैं एज़ कम्पेयर टू लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में हमारी जो है वो लेग्स इंक्लूड है। तो डेवलप over time and are caused either by work itself or by implies working environment। तो ये जो डिजीज़ हैं ये डेवलप हो सकती हैं ओवर टाइम के साथ साथ, तो आइदर बाय वर्क इटसेल्फ या काम करने की वजह से, या बाय बाय द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन्वायरमेंट, या उस इन्वायरमेंट की वजह से जहाँ पे वो एम्प्लॉय जो है वो काम कर रहा है, तो इन्वायरमेंट की वजह से भी ये हो सकती हैं। डिजीज़ इन द हॉस्पिटल इंडस्ट्री लाइक हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, ट्यूबरक्लोसिस। तो ये डिजीज़ जो हैं हेपेटाइटिस बी, सी, ये एक हॉस्पिटल इंडस्ट्री की जो हॉस्पिटल है, इंडस्ट्री का जो हॉस्पिटल है बेसिकली वहाँ से भी ये डेवलप हो सकती हैं। इनको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड डिजीज़ कहते हैं। हेपेटाइटिस बी जो है ये भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकता है। देन हेपेटाइटिस सी वायरस, ट्यूबरक्लोसिस पार्टिकुलरली उमंग द हेल्थ केयर वर्कर्स, उमंग हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनमें जो है ट्यूबरक्लोसिस डेवलप हो सकती है। उनमें अगर एक इन्फेक्टेड पेशेंट है ट्यूबरक्लोसिस का, तो वो आगे ट्रांसमिट कर सकता है हेल्दी इंडिविजुअल्स में। देन ब्लड बॉर्न डिजीज़ में HIV एड्स जो है वो भी हॉस्पिटल डिजीज़ इन हॉस्पिटल इंडस्ट्री में फॉल करता है। एंथ्राक्स, ब्रूसिलोसिस, टेटनस, ऑक्यूपेशनल डर्मेटोसिस। तो ये सारी जो डिजीज़ हैं ये डिजीज़ इन हॉस्पिटल इंडस्ट्री में ये डेवलप होती हैं। डिजीज़ इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की बात करें तो फार्मर्स लंग और हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस इंड्यूस्ड बाय इनहेलेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डस्ट। बायोलॉजिकल डस्ट में अब जो है वो डस्ट अगर इनहेल करता है कोई फार्मर, तो उसमें जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी उसको हो सकती है, जिसको हम फार्मर्स लंग डिजीज़ कहते हैं। देन सिलोफिल्टर डिजीज़, पल्मोनरी एक्सपोजर टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कुड मैनिफेस्ट इनटू द पल्मोनरी एडिमा। तो पल्मोनरी एक्सपोजर अगर आपको किसी फार्मर को जो है वो एक्सपोजर होता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वो इनहेल करता है, तो उसकी वजह से जो है वो एक डिजीज़ डेवलप हो सकती है जिसे हम सिलो फिल्टर डिजीज़ कहते हैं। देन लेप्टोस्पिरोसिस भी एक डिजीज़ है जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड है, और एग्रीकल्चर में जो काम करने वाले जो फार्मर्स हैं उनमें ये डेवलप होते हैं। हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ए के अलावा टाइफाइड है। देन ये जितनी भी डिजीज़ हैं ये सारे एग्रीकल्चर डिजीज़ में फॉल करते हैं। पेस्टिसाइड आर ऑफन अप्लाइड बाय हैंड और विदाउट प्रॉपर प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर हु यूज स्प्रे इक्विपमेंट। तो पेस्टिसाइड जो हैं वो आर ऑफन अप्लाइड बाय हैंड और विदाउट प्रॉपर प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर। तो पेस्टिसाइड
में जो है पेस्टिसाइड पॉइजनिंग बेसिकली जो है उसमें ज़्यादा ये डेवलप होगी। जो वर्कर है जो काम कर रहा है और विदाउट प्रॉपर प्रोटेक्शन अपनी उसमें उसने कोई जो है वो किट वगैरह यूज़ नहीं की, जो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट उसने यूज़ नहीं किए और फर्दर जो है वो स्प्रे कर रहा है किसी फील्ड में, तो उसमें जो है वो पेस्टिसाइड पॉइजनिंग हो सकती है। देन जूनोटिक डिजीज रिलेटेड टू लाइफ स्टॉक में जितने भी फार्मर्स हैं या ऐसे लोग जो लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री या लाइफ स्टॉक में मवेशी जो है वो पालते हैं या उनके साथ उनका एक्सपोजर है, तो उनमें जूनोटिक डिजीज़ भी डेवलप हो सकती हैं। ऑक्यूपेशनल डर्माटोसिस भी जो है वो एक डिजीज़ है जिसमें जो है आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो सकती है, और ये भी एक ऑक्यूपेशनल डिजीज़ में इंक्लूड है। देन प्रिवेंटिंग ऑक्यूपेशनल डिजीज़, एंड पे जो है वो हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इन ऑक्यूपेशनल डिजीज़ से प्रिवेंटिंग मेजर्स हम फॉलो करते हुए इन ऑक्यूपेशनल डिजीज़ से खुद भी बच सकते हैं और बाकी जो है अपनी जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी हम बचा सकते हैं। तो मेजर अप्लाइड टू द प्रोसेस और वर्क प्लेस, तो वर्क प्लेस पे जो मेजर्स हम अप्लाई कर सकते हैं उनमें सब्सटीट्यूशन ऑफ अ नॉन हैज़र्ड्स सब्सटेंस फॉर हैज़र्डस वन। तो उसमें जो है ना एक अगर कोई फैक्टर है आपका जिससे जो है वो हैज़र्ड हो सकता है, हैज़र्डस फैक्टर है, तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं विद नॉन हैज़र्डस सब्सटेंस के साथ। तो दूसरे जो स्टेप उसमें इंस्टॉलेशन ऑफ इंजीनियरिंग कंट्रोल एंड डिवाइसेस, तो दूसरे स्टेप में हम ऐसी डिवाइसेस इंस्टॉल कर सकती हैं जो कि कंट्रोल कर सकते हैं डिवाइसेस को। कंट्रोल्स एंड डिवाइसेस, ऐसी कंट्रोल सिस्टम हम लॉन्च कर सकते हैं इंजीनियरिंग बेस्ड हों, जो इंजीनियरिंग जिनको डेवलप करते हैं, डिवाइसेस इंस्टॉल कर सकते हैं जो वर्कर को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें। देन वर्क ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस एंड वर्क प्रैक्टिस अल्टरनेटिव्स, इसी तरह से वर्क ऑर्गेनाइजेशन जो चेंजिंग्स हैं वो भी हम ला सकते हैं, उनमें भी जो है उनको अपडेट किया जा सकता है। एंड वर्क प्रैक्टिस अल्टरनेटिव्स, और वर्क की जो प्रैक्टिस है वर्क की प्रैक्टिस में इस तरह से है कि जो है हम अल्टरनेट शिफ्ट्स में हम अपने वर्कर्स को जो है वो बुलाएं। एक पर्सन जिसकी मॉर्निंग शिफ्ट है एक माह में, तो अगले उसके जो अगले अगले माह आएगा तो उसमें उसकी इवनिंग शिफ्ट होगी, देन उसको जो है वो नाइट पे रोटेट किया जाएगा। तो अल्टरनेट जो है वो वर्क प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिससे जो होगा वो स्ट्रेस जो होगा वो कम होगा। देन मेजर प्राइमरली डायरेक्टेड टूवर्ड वर्कर, तो मेजर जो है वो डायरेक्टली अगर वर्कर को हम जो है वो दे सकते हैं या वर्कर्स के ऊपर जो अप्लाई हो सकते हैं, उसमें एजुकेशन एंड एडवाइस है। हम अपने जो वर्कर हैं उनको एजुकेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं डिफरेंट हैज़र्ड्स के बारे में एंड एडवाइस, और उनको एडवाइस की जा सकती है डिफरेंट हैज़र्ड्स के बारे में कि आपने ये करना है, ये नहीं करना, आपने इससे इस तरह बचा जा सकता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, किसी भी वर्कर को बचाने के लिए हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई जो है हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक अगर आपने लैब में काम करना है तो लैब में जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उनमें लैब कोट आपका आ जाता है। उसके अलावा आपके जो शूज़ हैं वो बंद होने चाहिए। देन ग्लव्स, आप जो है आपको ग्लव्स दिए जाएं, आप ग्लव्स यूज़ करें। आपको जो है वो गॉगल्स दिए जाएं। देन ये सारी चीज़ें जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में ये आती हैं। तो ये भी हम वर्कर को दे सकते हैं ताकि वो खुद को सेफ रख सकें। ऑर्गेनाइजेशनल मेजर, देन ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स में जो है वो डिफरेंट जो है वो चीज़ें आती हैं, जिसमें डिफरेंट स्टेप जो है वो फॉलो किए जाते हैं, डिफरेंट एसओपीज़ बनाई जाती हैं ताकि जो वर्कर है उसको फैसिलिटेट किया जा सके, उसको जो है उसका जो स्ट्रेस है वो मिनिमाइज़ किया जा सके। 3 levels of prevention. Primary prevention is designed to deter or avoid the occurrence of disease or injury। तो प्राइमरी प्रिवेंशन जो है वो किसी भी डिजीज़ को की ऑकरेंस है या डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ है या इंजरी है उससे पहले जो दी जाती हैं वो प्राइमरी प्रिवेंशन में आएंगी। देन सेकेंडरी प्रिवेंशन इज डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई एंड adequately treat a disease or injury process as soon as possible, often before any symptoms have developed। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में जो है वो आप ट्रीट करें, किसी डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करें, देन उसको ट्रीट करें जितनी जल्दी हो सके।
बिफोर एनी सिम्टम्स आने से पहले आप जितना हो सकता है उस पेशेंट को या उस वर्कर को आप फैसिलिटेट करें, उसको ट्रीटमेंट दें, ताकि उनमें जो है वो फर्दर सिम्टम्स डेवलप ना हो या वो डिजीज़ जो है वो डेवलप ना हो, उसके इनिशियल स्टेज पे जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। Then tertiary prevention is designed to treat a disorder when it has advanced beyond its early stages। तो tertiary जो prevention है वो जब disease हो जाती है तो उसमें जो है ये advance स्टेज में जाकर हम ये प्रिवेंशन जो है वो देते हैं, टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस, ताकि आगे जो एक डिजीज़ है उसकी वजह से फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, कॉम्प्लिकेशन से जो है वो बचा जा सके। लिमिट डिसेबिलिटी, और जो डिसेबिलिटी है जो उसकी डिजीज़ की वजह से फर्दर जो कॉम्प्लिकेशन या फर्दर जो दूसरी डिजीज डेवलप होनी है तो उनसे जो है वो बचाया जा सके। टू एड्रेस रिहेबिलिटेटिव एंड पैलिएटिव नीड्स, और उनको जो है वो डिफरेंट जो है वो चीज़ें बताई जाएं, प्रिवेंटिव मेजर्स बताई जाएं, ताकि जो है वो फर्दर जो है वो कॉम्प्लिकेशन में वो ना जा सके। प्राइमरी प्रिवेंशन है, देन सेकेंडरी प्रिवेंशन है। प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करें तो कंट्रोल ऑफ न्यू हैज़र्ड, अगर कोई न्यू हैज़र्ड डेवलप हो रहा है तो उसको हम कंट्रोल करें। कंट्रोल ऑफ नॉन हैज़र्ड, जितने भी नॉन हैज़र्ड हैं जो कि ऑलरेडी नॉन है कि इसकी वजह से जो है वो फर्दर इंजरी होनी है या डिजीज़ डेवलप होनी है, तो उसको हम कंट्रोल करें। इन्वायरमेंटल मोनिटरिंग होनी चाहिए वहाँ जहाँ पे वर्क हो रहा है, किसी इंडस्ट्री में हो रहा है या कहीं पे भी वर्क प्लेस का जो इन्वायरमेंट है उसकी मोनिटरिंग होनी चाहिए। उसको जो है वो जो इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाए और इन्वायरमेंट को क्लीन रखा जाए। बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग होनी चाहिए, लाइक बैक्टीरियल कल्चर हम जो है वो परफॉर्म करते हैं। किसी भी लैब में जो है वो बैक्टीरियल कल्चर परफॉर्म किए जाते हैं, और बैक्टीरियल कल्चर जो है वो हम हॉस्पिटल से लेते हैं, हॉस्पिटल के डिफरेंट सेक्शन से लेते हैं, ताकि जो हॉस्पिटल के जो इन्वायरमेंट है या हॉस्पिटल में जो बैक्टीरियल लोड है उसको कम किया जा सके, ताकि जो आगे जो पेशेंट रेफ़र होते हैं या पेशेंट एडमिट होते हैं तो उनमें जो है ये बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया है वो उनमें ट्रांसमिट ना हो, उनमें डिजीज़ प्रोड्यूस ना करे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वल्नरेबल वर्कर्स, और इसी तरह से आइडेंटिफाई कर लें हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ वल्नरेबल कहते हैं ऐसे वर्कर्स जो कि डिजीज़ डेवलप करने की स्टेज में हों, या ऐसे वर्कर जिनके इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो, या ऐसे वर्कर जिनमें आपको लगता हो कि वो फिज़िकली वीक है या फर्दर जो है वो इस उनमें जो है ये डिजीज़ डेवलप हो सकती है, तो उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाए। दैन सब्सटीट्यूशन, प्राइमरी प्रिवेंशन में सब्सटीट्यूशन भी है। अगर आपका कोई वर्कर ठीक नहीं है या आपका जो है वो इन्वायरमेंट ठीक नहीं है तो आप उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, उस चीज़ को बंद कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं किसी दूसरी चीज़ से। आप कोई दूसरा जो है वो इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल कर सकते हैं, वो ख़राब इंस्ट्रूमेंट या उस ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से वर्कर को कोई इंजरी हो सकती है तो उसको आप तब्दील करा सकते हैं। इंजीनियरिंग कंट्रोल टू मिनिमाइज द एक्सपोजर, इसी तरह से इंजीनियरिंग कंट्रोल है टू मिनिमाइज द एक्सपोजर है। लाइक आप अगर इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो है वो किसी वर्कर को कोई इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, तो आप जो है वो एक कंट्रोलर लगवा देते हैं जिससे जो है वो वर्कर हैं वो सेफ़ हो सकते हैं। एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, ये अभी हमने डिस्कस किया है, पर्सनल प्रोटेक्टिव डिवाइसेस दिए जा सकते हैं, ये सारी प्राइमरी प्रिवेंशन में। देन सेकेंडरी प्रिवेंशन में स्क्रीनिंग है, हम स्क्रीनिंग करें, मैक्सिमम जितने भी हमारे पास वर्कर हैं स्क्रीन करें, उनमें जो डिजीज़ पर्सन है उनको सेपरेट करें और जो हेल्दी पर्सन है उनको सेपरेट करें। देन पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन, इसी तरह से हर वर्कर का जो है वो एग्जामिनेशन होना चाहिए, एक पीरियड के बाद, 6 माह के बाद, 1 साल के बाद, जो भी टाइम पीरियड बनता है उसका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, उसका चेकअप होना चाहिए, उसको प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट देनी चाहिए। तो ये आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमने ऑक्यूपेशनल डिजीज़ को डिस्कस किया, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ को हमने डिफ़ाइन किया, देन ऑक्यूपेशनल डिजीज़ डिफरेंट ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हमने डिस्कस की, देन हैज़र्ड्स डिस्कस किए कि फ़िज़िकल हैज़र्ड्स कौन कौन से हैं, केमिकल हैज़र्ड्स कौन कौन से हैं, एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स में क्या क्या चीज़ इंक्लूड है, देन बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स में क्या क्या चीज़ इंक्लूड है, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की। देन डिफरेंट ऑक्यूपेशनल डिजीज़ डिस्कस की कि डिफरेंट ऑक्यूपेशनल डिजीज़ में कौन कौन से डिजीज़ जो हैं वो इंक्लूड है। देन एट द एंड हमने प्रिवेंशन देखी, प्राइमरी प्रिवेंशन क्या हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन, देन टर्शियरी प्रिवेंशन, और किस तरह से जो है ऑक्यूपेशनल डिजीज़ को हम कम कर सकते हैं, जिनको जो है वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इनसे जो है वो बचा जा सकता है। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई क्यूरी है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।